हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एनएमआर के प्रिंसिपल के बारे में स्टडी करा, जिसमें हमने स्टडी करा कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल स्पिन करता है तो एज अ मैग्नेट बिहेव करता है। और उस मैग्नेट को अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो हमारे पास टू टाइप के ओरिएंटेशन अलाइनमेंट्स पॉसिबल है। इधर हमारी अलाइनमेंट मैग्नेटिक फील्ड को अलाइन कर रही है और अपोज कर रही है, जिस वजह से हमारे पास टू एनर्जी स्टेट्स आ जाती हैं। और जब हमारे पास कोई पर्टिकुलर रेडियो फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन उन न्यूक्लियाई पे फॉल होती है तो हमारे पास जो न्यूक्लियाई है लोअर एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं और हमारे पास फ्लिपिंग होती है और एनएमआर के सिग्नल्स आ जाते हैं। और इस मोशन को हम कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि हमारे पास एक स्पिनिंग टॉप जो कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड सपोज इस डायरेक्शन में स्पिनिंग टॉप हमारा घूम रहा है। जब हम स्पिनिंग टॉप को घुमाते हैं तो वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड जो कि इस डायरेक्शन में हमारा लग रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास मोशन आ जाता है, प्रिसेशन आ जाता है, प्रिसेशनल ऑर्बिट आ जाता है। सिमिलरली हमारे पास जो स्पिनिंग न्यूक्लियाई है, प्रोटॉन है, जब हम उसे किसी पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जो कि इस डायरेक्शन में है रखते हैं तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। वो टॉर्क उसको ट्राई करता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई करा है उस डायरेक्शन में अलाइन करने की, बट हमारा जो न्यूक्लियाई है स्पिन कर रहा है, उस वजह से जो हमारे पास उसका ऑर्बिट है उस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आता है। इसको प्रिसेशनल ऑर्बिट कह देते हैं। और फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ पे प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी आ जाती है और इस फ्रीक्वेंसी को हम लार्मर फ्रीक्वेंसी भी कह देते हैं। ये हमारी वही फ्रीक्वेंसी होती है, वही एनर्जी होती है जो कि हमें चाहिए एनएमआर के केस में लोअर ट्रांजिशन स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में फ्लिप करने के लिए। और ये हमने ऑलरेडी स्टडी करा है। ये एनर्जी हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड होती है। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होएगा उतना दोनों एनर्जी स्टेट्स में डिफरेंस ज़्यादा आ जाएगा। अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड 1.41 टेस्ला का है तो हमें 60 मेगाहर्ट्ज़ की अप्रॉक्सीमेट एनर्जी चाहिए एनएमआर का सिग्नल डिटेक्ट करने के लिए। जो अर्लियर डेज में इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते थे उस केस में हमारे पास ओनली प्रोटॉन्स ही स्टडी होते थे एक इंस्ट्रूमेंट में, बट नाउ डेज फोरियर ट्रांसफ़र यूज़ होते हैं। इस केस में हमारे पास फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस 200 मेगाहर्ट्ज़, 300 मेगाहर्ट्ज़, 400, 600 मेगाहर्ट्ज़ की यूज़ होती है। और एक ही इंस्ट्रूमेंट में हम बहुत सारे न्यूक्लियाई, प्रोटॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, सेलेनियम, बहुत सारे न्यूक्लियाई स्टडी कर सकते हैं। अगर हमारे पास दो एनर्जी स्टेट्स है उस वजह से हमारे पास एनएमआर में सिग्नल आते हैं, बट ये सिग्नल्स हमारे तभी आएंगे अगर दोनों एनर्जी स्टेट्स की पॉपुलेशन डिफरेंट है। अगर दोनों एनर्जी स्टेट्स की पॉपुलेशन एग्जैक्टली सेम है, सपोज यहाँ पे भी 1 लाख न्यूक्लियाई है, यहाँ पे भी 1 लाख न्यूक्लियाई है, तो हमारे पास सिग्नल्स नहीं आएंगे। उस स्टेज को हम सैचुरेशन कह देते हैं। और दोनों स्टेट्स की पॉपुलेशन हम स्टडी यूजिंग बोल्ट्जमैन फॉर्मूला, दैट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द अपर स्टेट अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द लोअर स्टेट, जो कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल रेज़्ड टू पावर एनर्जी डिफरेंस ऑफ टू एनर्जी स्टेट अपॉन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर होता है। अब एनएमआर के केस में अगर हमारे पास दोनों स्टेट्स की पॉपुलेशन डिफरेंट है तो हम एनएमआर में सिग्नल्स ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हमारे पास मॉलिक्यूल में सारी हाइड्रोजन है, दैट मीन्स हमारे पास एक सिग्नल आएगा, बट एनएमआर में लकीली ऐसा नहीं होता। जितने टाइप के हमारे प्रोटॉन्स हैं, दैट मीन्स जिन प्रोटॉन्स का भी एनवायरनमेंट डिफरेंट है, एनवायरनमेंट हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से ले सकते हैं। किसी प्रोटॉन के अराउंड, किसी हाइड्रोजन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होएगी, किसी के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होएगी। दैट मीन्स उनका डिफरेंट एनवायरनमेंट हो गया, डिफरेंट एनवायरनमेंट हो गया तो हमारे पास डिफरेंट सिग्नल्स आएंगे। हम लोगों ने स्टडी करा मैग्नेटिक फील्ड में हमने न्यूक्लियाई रख दिए और उन पे रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी की रेडिएशंस फॉल करवा दी। दैट मीन्स हमारे पास 2 फैक्टर्स हो गए, वन इज़ मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंड इज़ रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस की एनर्जी।
एनएमआर के सिग्नल्स के लिए हम दोनों में से कोई भी फैक्टर कांस्टेंट और वेरी कर सकते हैं। एक वे हो गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी हमने वेरी कर दी। दूसरा फैक्टर हो गया फ्रीक्वेंसी हमने कांस्टेंट रख दी, मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर दिया। जो हमने क्या पढ़ा है, हमने कांस्टेंट फील्ड में रख दिया और रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी जो कि हमारी वेरी हो रही है उसमें हमारा सिग्नल्स आ गए। बट एक्चुअल में जो हमारे पास CW टाइप कॉन्टीन्यूस वेव वाले NMR होते हैं उसमें हमने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रख के मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कर दिया। हमारे पास NMR के सिग्नल्स आए, ये हमें इंटेंसिटी वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड, जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप की हाइड्रोजन प्रोटॉन्स जिनका एनवायरनमेंट डिफरेंट है हमारे पास सिग्नल्स आ जाएंगे। यहाँ से हमारे पास लो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, यहाँ पे हमारे पास हाई मैग्नेटिक फील्ड हो गया। लो वालों के पहले सिग्नल्स आ जाएंगे, हाई वालों के बाद में आ जाएंगे। इंटेंसिटी हमारे पास उस पर्टिकुलर हाइड्रोजन के क्रॉसपॉन्डिंग हमारे पास कितनी पर्टिकुलर टाइप की जो हमारे पास कंपाउंड में हाइड्रोजन है उसके क्रॉसपॉन्डिंग डिफरेंट हाइड्रोजन की हमारे पास क्या रेशियो है। फॉर एग्जांपल सपोज मेरे पास ये कंपाउंड है, इस केस में हमारे पास 2 टाइप की हाइड्रोजन है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। दैट मीन्स मेरे पास 2 सिग्नल्स आ गए, उनकी रेशियो 2:6, ये 6 होगी, ये 2 होगी। दैट मीन्स 1:3। दैट मीन्स अगर मेरे पास इसकी इंटेंसिटी 1 है तो इसकी मेरे पास 3 हो जाएगी। दैट मीन्स डिफरेंट जो हमारे पास NMR में प्रोटॉन्स है, अगर उनकी राउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट है तो वो हमें NMR में डिफरेंट सिग्नल्स देंगे। दैट मीन्स जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है वो जैसे जैसे चेंज होता रहेगा हमारे पास सिग्नल्स आते जाएंगे। दैट मीन्स अलग अलग हाइड्रोजन अलग अलग वैल्यू ऑफ अप्लाइड फील्ड पे हमें सिग्नल देंगे, बट वो जो एक्सपीरियंस कर रही है इफेक्टिव फील्ड वो सबका सेम होएगा, क्योंकि कुछ का एनवायरनमेंट डिफरेंट है जिस वजह से वो लो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे सेम इफेक्टिव फील्ड ऑब्जर्व करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। कुछ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट है, वो हाई वैल्यू ऑफ अप्लाइड फील्ड पे हमें सिग्नल्स दे देंगे। देन हमारे पास है NMR स्पेक्ट्रोमीटर, NMR का सेटअप। अब हमारे पास सबसे पहले क्या हो गया, मैग्नेट्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर, सैंपल जिसमें हमने सैंपल डाला, डिटेक्टर्स, एम्पलीफायर्स और सिग्नल्स। जो हमारे पास कॉन्टीन्यूस वेव स्पेक्ट्रा आया उसमें हमने क्या कर अभी स्टडी करा, रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रख ली, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड हमने वेरी कर दिया। इस सैंपल ट्यूब में हमने NMR डाला, NMR करने के लिए कंपाउंड डाला, उसको एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर लिया। जब हमारे पास ये सैंपल दैट इज़ कंपाउंड दैट इज़ न्यूक्लियाई मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखे, दैट मीन्स हमारे पास 2 टाइप की एनर्जी स्टेट्स पॉसिबल होगी। जब रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर की एनर्जी एग्जैक्टली इनको मैच कर गई तो हमारे पास सिग्नल्स आ जाएंगे। वो सिग्नल्स डिटेक्टर से डिटेक्ट होके फिर एम्पलीफाई होके हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ NMR स्पेक्ट्रम चार्ट पे आ जाएंगे। दैट मीन्स हमारे NMR स्पेक्ट्रोमीटर में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होंगी, सबसे पहले मैग्नेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर हो गया, CW में हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी होते हैं, सैंपल ट्यूब हो गया, डिटेक्टर, एम्पलीफायर एंड रिकॉर्डर हो गया। जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ फोरियर इंस्ट्रूमेंट, उस केस में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस की एनर्जी वेरी हो जाती है। जो हमारा कॉन्टीन्यूस वेव स्पेक्ट्रम था उस केस में हमारे पास प्रोटॉन के ही सिग्नल्स आते थे, इस केस में हमारे सब टाइप के न्यूक्लियाई के सिग्नल्स आ जाते हैं जो NMR एक्टिव होते हैं। इस केस में हमें काफ़ी सारे स्कैन्स लगाने पड़ते थे और टाइम ज़्यादा लगता था। इस केस में हमारा सैंपल स्कैन्स कम लगते हैं, हमारा सैंपल फ्यू सेकेंड्स में ही स्टडी हो जाता है। अभी हमने स्टडी करा जब हमने कंपाउंड को सैंपल ट्यूब में डाला, एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करके डाला। अब NMR के केस में हमारा सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, जब भी हम कभी ऐसी स्टडी करते हैं तो जो भी सॉल्वेंट चूज़ करते हैं वो हमारे कंपाउंड के स्पेक्ट्रम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सपोज़ हम हाइड्रोजन प्रोटॉन्स का स्पेक्ट्रा स्टडी कर रहे हैं, दैट मीन्स हमारा जो सॉल्वेंट है वो
हाइड्रोजन फ्री या प्रोटॉन फ्री होना चाहिए, तभी हम कंपाउंड को करेक्टराइज कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होएगा, सॉल्वेंट के भी कुछ सिग्नल्स आएंगे, कंपाउंड के भी आएंगे, हमें नहीं पता चलेगा कौन सा हमारे कंपाउंड का सिग्नल है और कौन सा सॉल्वेंट का। दैट मीन्स NMR के लिए हम कैसे सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे प्रोटॉन फ्री हो। अगर हमारे पास नॉन पोलर कंपाउंड है, कंपाउंड की पोलैरिटी कम है, तो हम नॉन पोलर सॉल्वेंट CCl4 यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम पोलर सॉल्वेंट में हमारे पास ड्यूटेरेटेड क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन होती है, यहाँ पे ड्यूटेरेटेड, दैट मीन्स वो हमारे सिग्नल इंटरफेयर नहीं करेंगे। ड्यूटेरेटेड वाटर D2O, ड्यूटेरेटेड डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, ड्यूटेरेटेड बेंजीन, ये सारे सॉल्वेंट हम NMR में यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स NMR में जो सॉल्वेंट यूज़ होता है उसकी क्या कंडीशन हो गई, उसमें हमारे पास हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए, वो हमारे कंपाउंड के स्पेक्ट्रम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। NMR का हमने प्रिंसिपल पढ़ लिया, सॉल्वेंट कैसा यूज़ होता है, NMR इंस्ट्रूमेंट का सेटअप कैसा होता है। अब NMR से हमें अपने कंपाउंड के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। हमें NMR में 3 मेन बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलती है अपने कंपाउंड के बारे में। नंबर ऑफ सिग्नल्स हमें क्या बताते हैं, कितने टाइप की हाइड्रोजन हमारे पास प्रेजेंट है। पोजीशन ऑफ सिग्नल्स, ये हमें उन पर्टिकुलर हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट बताते हैं, उनके अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी है, इंटेंसिटी और पीक एरिया। ये हमें जो डिफरेंट सिग्नल्स आ रहे हैं, डिफरेंट हाइड्रोजन हमें पता चल रही हैं, उनकी आपस में रेशियो बताते हैं। सपोज मेरे पास ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में मेरे पास यहाँ पे 3 टाइप के हाइड्रोजन है, A, B, C। दैट मीन्स मेरे पास 3 सिग्नल्स आएंगे इस केस में। अब ये वाली पर्टिकुलर हाइड्रोजन ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव के बिल्कुल साथ पड़ी है। इट मीन्स ये हमें ऐसे दिखेंगी, वहाँ पे ऐसी वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड पे दिखेंगी जो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के पास आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शो करेगा। दैट मीन्स ये विड्रॉइंग ग्रुप है, तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल डाउन फील्ड आ जाता है, अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास ये अलग वैल्यू पे सिग्नल आएगा, ये अलग वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे सिग्नल आएगा। दैट मीन्स हमें पोजीशन ऑफ सिग्नल्स डिफरेंट पता चल जाएगी। थर्ड है इनकी आपस में रेशियो, यहाँ पे मेरे पास रेशियो 3:2:3 फॉर्म में। इट मीन्स जो मेरे पास 3 पीक्स अलग अलग वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड पे आएंगी, वो हमें इस रेशियो में होंगे। दैट मीन्स उनको स्टडी करके मैं अपने कंपाउंड को करेक्टराइज कर सकती हूँ। सबसे पहले हम नंबर ऑफ सिग्नल्स स्टडी करेंगे, हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, वहाँ से हमें ये पता चलेगा हमारे कंपाउंड्स में कितने पर्टिकुलर सिग्नल्स आएंगे। अगर हमारे पास किसी केस में कंपाउंड में सेम टाइप की हाइड्रोजन है, दैट मीन्स सेम एनवायरनमेंट है, तो हमारे पास वो प्रोटॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होंगे। हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल आ गया CH3 इस केस में मेरे को दोनों ही हाइड्रोजन सेम लग रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे मेरे पास एक ही सिग्नल आएगा। अगर मेरे किसी कंपाउंड में एनवायरनमेंट डिफरेंट है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है हाइड्रोजन के अराउंड, तो मेरे पास वहाँ पे नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हो गए और मेरे पास वहाँ पे डिफरेंट सिग्नल आएगा। अभी हमने एक एग्जांपल करी थी, मेरे पास सपोज ये कंपाउंड है, इस केस में मेरे पास 2 सिग्नल्स आ जाएंगे। एक सिग्नल इन दोनों टाइप की हाइड्रोजन, इसको मैं ऐसे डिनोट करूँ, एक सिग्नल मेरा इस पर्टिकुलर 2 हाइड्रोजन को क्रॉसबॉन्ड कर जाएगा। अभी हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं। अगर आप क्लोजली देखोगे, इथेन में सिमिलर टाइप की हाइड्रोजन है, मेरे पास 1 सिग्नल आ जाएगा। ये मेरे पास प्रोपेन है, 2 सिग्नल्स आ जाएंगे। ये मेरे पास कंपाउंड है इथाइल क्लोराइड। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर देखूँ, मेरे को 2 सिग्नल्स फील हो रही हैं। और हम कैसे चेक कर सकते हैं मेरे कंपाउंड में इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है या नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है। मैंने क्या करा, जो भी हाइड्रोजन के केस में मैंने देखना है, वो पर्टिकुलर हाइड्रोजन को मैंने किसी भी ग्रुप Z से रिप्लेस कर दिया। अगर मैं इस हाइड्रोजन को Z से रिप्लेस कर रही हूँ, मेरे पास ये कंपाउंड आ रहा है। अगर मैं
ये वाली हाइड्रोजन को Z से रिप्लेस कर रही हूँ, मेरे पास ये कंपाउंड आ रहा है। दोनों कंपाउंड सेम है, डिफरेंट है? ऑफ कोर्स डिफरेंट है। तो मेरे पास यहाँ पे 2 सिग्नल्स आ जाएंगे। अब नेक्स्ट मेरे पास ये एग्जाम्पल है, ये मेरा कंपाउंड है 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन। अगेन ये दोनों मेरी हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है, तो मेरे पास 1 सिग्नल आ जाएगा। अभी हमने डिस्कस करा कि ये पर्टिकुलर कंपाउंड है, मेरे पास अगर मैं ये भी हाइड्रोजन हटा दूँ, मेरे पास यहाँ पे Z लग जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक और टर्म आती है अनैंशोटॉपिक प्रोटोन। अनैंशोटॉपिक वर्ड हमारा अनैंशोमर से डिराइव हुआ है। अनैंशोमर्स हमारे पास क्या होते हैं? जो कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेजेस होते हैं, एंड जो मिरर इमेजेस हमारी नॉन सुपर इम्पोजेबल होती हैं। सिमिलरली वो प्रोटॉन्स जो एक दूसरे की कंपाउंड में मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, तो वो प्रोटॉन्स हमारे मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है, और हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, तो हमें 1 सिग्नल देंगे। दैट मीन्स हमारे जो अनैंशोटॉपिक प्रोटॉन्स हैं वो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हो गए हमारे, और हमें 1 सिग्नल दे देंगे। अभी हम ये एग्जाम्पल स्टडी करते हैं, प्रॉपर मैं ड्रॉ करके बता रही हूँ आपको। मेरे पास ये इथाइल क्लोराइड कंपाउंड है। इस केस में अगर मैंने ये H को रिप्लेस करा Z से, मेरे पास ये कंपाउंड आ गया। ये इसको H को Z से रिप्लेस करा, मेरा ये कंपाउंड आ गया। अब इन दोनों कंपाउंड्स में मेरा क्या रिलेशन है? दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। क्लियर है? मिरर इमेज है बट नॉन सुपर इम्पोजिबल। दैट मीन्स ये दोनों हाइड्रोजन में मेरे पास रिलेशन क्या आ गया? अनैंशोटॉपिक प्रोटोन। अनैंशोटॉपिक प्रोटोन मेरे मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है। दैट मीन्स ये दोनों हाइड्रोजन मुझे एक सिग्नल देगा। इथाइल क्लोराइड में ये दोनों हाइड्रोजन मुझे एक सिग्नल दे रही हैं, इनको मैंने B से डिनोट कर दिया। ये मिथाइल ग्रुप मुझे एक सिग्नल दे रहा है। दैट मीन्स ये कंपाउंड मुझे इस केस में 2 NMR प्रोटोन के सिग्नल्स आ जाएंगे। क्लियर है? अनैंशोटॉपिक प्रोटॉन्स टर्म हमारी अनैंशोमर्स से डिराइव हो रही है। अनैंशोमर्स क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अगर मैं कंपाउंड को किसी भी हाइड्रोजन को Z से रिप्लेस कर रही हूँ और मेरे पास Z से रिप्लेस करने से कंपाउंड एक दूसरे में अनैंशोमर्स का रिलेशनशिप शो करे, दैट मीन्स मेरी वो दोनों हाइड्रोजन अनैंशोटॉपिक हाइड्रोजन है, अनैंशोटॉपिक प्रोटॉन्स हैं, और वो अनैंशोटॉपिक प्रोटॉन्स मेरे एग्जैक्टली इक्विवेलेंट होते हैं, मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट होते हैं, तो मुझे NMR में 1 सिग्नल देंगे। सिमिलर टू अनैंशोटॉपिक प्रोटॉन्स हमारे पास एक और टर्म है डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स। जो डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स हैं वो हमारे नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं और हमें डिफरेंट सिग्नल्स देते हैं। इस डायस्टीरियोटॉपिक टर्म को समझने के लिए हम डायस्टीरियोमर्स को अज्यूम कर सकते हैं। जो हमारे डायस्टीरियोमर्स होते हैं ना तो वो आइडेंटिकल होते हैं ना मिरर इमेज होते हैं। हमारे पास कोई कंपाउंड होते हैं ना, सब आप लोगों ने लास्ट ईयर टार्टेरिक एसिड पढ़ा होगा। मेरे पास सपोज ये वाला कंपाउंड है, इसका जो मेरे पास एक अगला डायस्टीरियोमर क्या हो गया? अब मेरा इन दोनों कंपाउंड्स में क्या रिलेशनशिप है? ये कंपाउंड ना तो एग्जैक्टली इसकी मिरर इमेज है, अगर मैं सिर्फ इतना हिस्सा देख रही हूँ तो मुझे एग्जैक्टली सिमिलर लग रहा है, अगर मैं इतना हिस्सा देख रही हूँ तो मिरर इमेज लग रहा है। तो डायस्टीरियोमर्स हमारे ना तो एग्जैक्टली सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, ना ही मिरर इमेज होते हैं। जो डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स हैं वो हमारे डिफरेंट एनवायरनमेंट के होते हैं, वो डिफरेंट एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस करते हैं, तो हमारे पास NMR में डिफरेंट सिग्नल्स दे देते हैं। एक तो हमारे पास ये टार्टरिक एसिड वाली एग्जांपल होगी, दूसरी हमारे पास एग्जांपल होगी सिस ट्रांस आइसोमर्स। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा ना, सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स, वो भी आपस में डायस्टीरियोमर्स होते हैं। इट मीन्स अगर मेरे पास एक कंपाउंड में सिस और ट्रांस 2 टाइप के हाइड्रोजन है या 2 अलग अलग कंपाउंड है, तो मुझे NMR में अलग अलग सिग्नल्स आएंगे। हम अभी एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मेरा मिथाइल ग्रुप लगा है, ब्रोमीन लगा है, और ये H है। ये वाली H को अगर मैं Z से रिप्लेस कर दूँ, मेरे पास ये कंपाउंड आ रहा है। अगर इस H को करूँगी, मेरे पास ये कंपाउंड आ रहा है।
ये दोनों कंपाउंड्स एग्जैक्टली सेम है या डिफरेंट है? अगर एग्जैक्टली सेम और डिफरेंट मैं कैसे देखूँगी? ये जेड ग्रुप मेरा मिथाइल के बिल्कुल सिस पोजीशन पे और ब्रोमीन इसके ट्रांस पोजीशन पे आ रहा है। इस केस में जेड में ब्रोमीन सिस पोजीशन पे पड़ा है और मिथाइल ट्रांस पे आ रहा है। दैट मीन्स ये दोनों सिस ट्रांस वाला रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। सिस ट्रांस वाला रिलेशनशिप शो कर रहे हैं तो ये दोनों हाइड्रोजन मेरी डिफरेंट होंगे, डायस्टेरियोटॉपिक प्रोटोन होंगे। इस केस में मेरे पास एनएमआर में 3 सिग्नल्स आएंगे। ये दोनों अलग अलग हो गए 2 सिग्नल्स, एक ये मिथाइल ग्रुप का हमारे पास सिग्नल्स आ गया, हमारे पास टोटल 3 सिग्नल्स आ गए। ये एग्जाम्पल अभी हमने डिस्कस करी है ना मेसो टार्टरिक एसिड की। एक हमारे पास सिमिलर लाइंस पे एक और कंपाउंड है। इस केस में हमारे पास क्या है CH3CHCl HHCl। हमने ये चेक करना है दोनों प्रोटॉन्स आपस में डायस्टीरियोमर है अनआइसोटॉपिक है। अगर डायस्टीरियोटॉपिक है तो 2 सिग्नल्स आएंगे, अनआइसोटॉपिक है तो हमारे पास 1 सिग्नल आएगा। हमने पहले क्या करा, इसको Z से रिप्लेस कर दिया, मेरे पास ये कंपाउंड आ गया। देन हमने इसको Z से रिप्लेस कर दिया, मेरे पास ये कंपाउंड आ गया। अब इन दोनों का रिलेशनशिप अगर मैं देखूं, ये वाला हिस्सा देखूं, ऊपर वाला मुझे मिरर इमेज फील हो रहा है, ये वाला मुझे एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। दैट मीन्स यहाँ पे ये मेरी एग्जांपल होगी डायस्टीरियोमर्स की। अगर डायस्टीरियोमर्स है तो ये मेरी दोनों हाइड्रोजन डायस्टीरियोटॉपिक हो गए। डायस्टीरियोटॉपिक हो गए तो मैग्नेटिकली नॉन इक्विवेलेंट हो गए, तो मेरे पास एनएमआर में ये दोनों हाइड्रोजन अलग अलग सिग्नल देंगे। दैट मीन्स ये पर्टिकुलर 2 हाइड्रोजन के 2 सिग्नल्स आ गए, तीसरा सिग्नल इसका, 4th सिग्नल मेरे पास इसका। दैट मीन्स ये कंपाउंड मुझे 4 सिग्नल्स देगा। अब हमारे पास ये 2 और एग्जाम्पल्स हैं, आप खुद भी ट्राई करिए प्लीज़। इस केस में मेरे पास कितने सिग्नल्स आएंगे एनएमआर में? अगर मैं इस H का एनवायरनमेंट देखूं, दैट इज Z से मैंने रिप्लेस कर दिया। दूसरी केस में मैंने ये वाली हाइड्रोजन को Z से रिप्लेस कर दिया, दैट इज इस Z के सेम साइड पे मेरा मिथाइल है, ऑपोजिट साइड भी ट्रांसपोजिशन पे, और इधर जिस कार्बन पे लगे हाइड्रोजन है। सिमिलरली इस वाली Z में देखो, जिस कार्बन पे लगे हाइड्रोजन लगी हुई है, ऑपोजिट साइड पे मिथाइल है, सेम साइड भी मिथाइल है। दैट मीन्स ये वाले Z का और ये वाले Z का एनवायरनमेंट एग्जैक्टली सेम हो गया। दैट मीन्स ये दोनों हाइड्रोजन मेरी इक्विवेलेंट होगी। दैट मीन्स ए, ये दोनों ग्रुप भी आइडेंटिकल हो गए। बी, दैट मीन्स इस केस में मेरे पास 2 सिग्नल्स आएंगे। इस केस में मेरे पास अब कितने सिग्नल्स आएंगे मैं कैसे देखूं? इसको देखूं, पहले इसको मैंने Z से रिप्लेस करा। अब मैंने नीचे वाले कंपाउंड को Z से रिप्लेस, हाइड्रोजन को Z से रिप्लेस कर दिया। अगर मैं इन दोनों ग्रुप्स का, दोनों हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट देखूं, Z के सिस में हाइड्रोजन है, ट्रांस में क्लोरीन है। इसमें Z के सिस में क्लोरीन आ रहा है, ट्रांस में हाइड्रोजन आ रहा है। दोनों का एनवायरनमेंट डिफरेंट हो गया, दोनों आपस में डायस्टीरियोटॉपिक हो गए तो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेंगे। नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन होगी, मुझे 2 सिग्नल्स देंगे। दैट मीन्स इस कंपाउंड में टोटल मुझे 3 सिग्नल्स आएंगे। क्लियर है? डिफरेंट जो हमारे पास हम बात कर रहे हैं ना, पॉइंट नंबर ऑफ सिग्नल्स, जितना मेरे पास टाइप की हाइड्रोजन है उतने ही मेरे पास कंपाउंड में सिग्नल्स आएंगे। थैंक यू। नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड है साइक्लोप्रोपेन, और इसमें हमारे पास एक पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा है। अब इस केस में हमारे पास कितने सिग्नल्स आएंगे हम कैसे देखेंगे? इसके लिए मैं कंपाउंड का मॉडल्स की फॉर्म में एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे मेरे पास ये मिथाइल ग्रुप है, बाकी सारी मेरे पास हाइड्रोजन लगी हुई है। अब मैं इन 2 हाइड्रोजन की बात करूँ और ये 2 हाइड्रोजन, ये वाली हाइड्रोजन के सेम साइड मुझे एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन दिख रही है, जबकि नीचे वाली हाइड्रोजन के मुझे सेम साइड हाइड्रोजन दिख रही है। और मैं क्या कह सकती हूँ, जिस कार्बन पे ये लगी उस पर भी अगर मैं इस हाइड्रोजन के लिए देखूँ हाइड्रोजन दिख रही है, सिमिलरली हाइड्रोजन दिख रही है। दैट मीन्स अगर ये दोनों का हाइड्रोजन, और यहाँ पे मैंने ए से डोनेट करा है,
वो मेरी सिमिलर टाइप की होगी क्योंकि उनके एक साइड हाइड्रोजन सेम साइड में दिख रहा है और एक साइड मिथाइल दिख रहा है। सिमिलरली इस हाइड्रोजन की सेम साइड ये मुझे हाइड्रोजन और मिथाइल, इट मीन्स ये दोनों हाइड्रोजन मेरी आइडेंटिकल हो गई। सिमिलरली ये दोनों हाइड्रोजन मेरी आइडेंटिकल हो जाएंगी, इट मीन्स उनको मैंने बी से डिनोट करा है। इस पर्टिकुलर कंपाउंड में मेरे पास एक सिग्नल इन दोनों हाइड्रोजन का, एक सिग्नल इन दोनों हाइड्रोजन का, एक इस मिथाइल ग्रुप के हाइड्रोजन का और फोर्थ सिग्नल मेरे पास इस हाइड्रोजन का आ जाएगा। दैट मीन्स टोटल मेरे पास कंपाउंड में 4 सिग्नल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड है सिस 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोप्रोपेन। इसके लिए मेरे पास अगर मैं इसकी वो करूँ ड्रॉ 3D स्ट्रक्चर देखूँ तो मेरे पास ये कंपाउंड आ गया। ये दोनों मेरे रेड ब्रोमीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाकी मेरे पास मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन है। अब इस केस में हमारे पास कितने सिग्नल्स आएंगे? अगर मैं ध्यान से देखूँ, ये वाली हाइड्रोजन उस जहाँ पे ब्रोमीन लगी है, जिस कार्बन पे ये हाइड्रोजन लगी है वहाँ पे ब्रोमीन है। हाइड्रोजन मुझे सिमिलर साइड में दिख रहा है, ब्रोमीन उसके ऑपोजिट साइड, और एक यहाँ पे मुझे दोनों हाइड्रोजन दिख रहे हैं। सिमिलर इन्वायरमेंट ये वाली हाइड्रोजन के, दैट मीन्स ये दोनों हाइड्रोजन मेरी आइडेंटिकल हो गई। दैट मीन्स इनको मैं ए से डोनेट कर सकती हूँ। ये दोनों हाइड्रोजन मेरी चेक करनी है इक्विवेलेंट है नॉन इक्विवेलेंट है। इनकी जो सेम साइड मुझे ब्रोमीन आइटम दिख रहा है और इस वाली हाइड्रोजन के सेम साइड मुझे हाइड्रोजन आइटम दिख रहा है। इट मीन्स दोनों हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट डिफरेंट है तो मेरे पास ये दोनों अलग अलग सिग्नल जिनको मैं बी और सी से डिनोट कर रही हूँ। इट मीन्स इस पर्टिकुलर केस में मेरे पास टोटल 3 सिग्नल्स आ जाएंगे। अब मेरे पास अगला कंपाउंड है ट्रांस 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोप्रोपेन। इस केस में मैं कंपाउंड की स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर ऐसे देख सकती हूँ, क्लियर है। अब केस में मैं इस हाइड्रोजन के लिए देख रही हूँ, इस हाइड्रोजन की सिमिलर साइड मेरे पास एक हाइड्रोजन लगी हुई है, एक ब्रोमीन लगा हुआ है। सिमिलरली इस हाइड्रोजन के लिए सेम साइड मेरे पास हाइड्रोजन लगी हुई है और जिस इधर भी हाइड्रोजन लगे, दैट मीन्स ये दोनों हाइड्रोजन मेरी इक्विवेलेंट हो गई। क्लियर है, इक्विवेलेंट होगी तो मैं इनको ए से डिनोट कर रही हूँ। देन उसके बाद ये दोनों हाइड्रोजन देख रही है मुझे इक्विवेलेंट लग रही है कि नहीं। अगर मैं इस हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट देखूँ, एक मुझे ब्रोमीन दिख रही है, एक हाइड्रोजन दिख रहा है। इस केस में भी हाइड्रोजन ब्रोमीन, अगेन ये दोनों हाइड्रोजन भी मेरी इक्विवेलेंट है। अगर इक्विवेलेंट है तो मैं अगेन इनको बी से डिनोट कर दूँ। इट मीन्स इस केस में मुझे 2 सिग्नल्स आएंगे। ऐसे कोई भी कंपाउंड है आप लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना हमारे पास कितने सिग्नल्स आएंगे। नेक्स्ट है एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए, इन कंपाउंड्स में आपको बताना है आपके पास कितने सिग्नल्स आएंगे। इन सभी कंपाउंड्स में आपने बताना है कि आपको NMR में कितने सिग्नल्स आएंगे। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स आप ट्राई करो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है वी विल डिस्कस।